बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। टेस्लाज अप्रोच टू फिजिक्स इस सीरीज में हमने सेकंड ईयर का चैप्टर 12 स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसका पहला लेक्चर कूलम लॉ से रिलेटेड हमने देखा। उस लेक्चर के बाद दूसरे लेक्चर में काफ़ी गैप आ गया, बहुत कुछ मसरूफियत की वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर सका। लेकिन आज के बाद जो है वो हर वीक 2 लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड। तो आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर लेक्चर की अपडेट जो है वो मिलती रहे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने जा रहे हैं तो इससे पहले हम थोड़ा सा कूलम लॉ को देख लेते हैं, जो पहले भी हमने किया, उसका फार्मूला थोड़ा सा देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। कूलम ने यह कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू F is equals to K Q1 Q2 over R square into R यूनिट वेक्टर। आप जानते ही हैं कि कूलम ने हमें एक लॉ दिया था जिसके जरिए हम किसी भी दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो फोर्स कितनी होगी और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हमें कूलम लॉ से पता चल जाती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन के लिए। ऑब्वियसली अगर दो सेम चार्जेस होंगे तो दोनों रिपेल करेंगे, तो जितनी फोर्स से वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जिस डायरेक्शन में रिपेल करेंगे उसे आप इस फार्मूले से मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर दो डिफरेंट चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो वो अट्रैक्शन की फोर्स भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन जब कूलम ने हमें ये ला दिया और हमने इसका इफेक्ट भी देखा, हमने इसकी प्रॉपर्टीज भी देखी, तो पढ़ने वालों के जहन में डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये आ सकता है कि जो कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस फोर्स का ओरिजिन क्या है? ठीक है ना। सबसे पहले चीज तो ये कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स का ओरिजिन क्या है। दूसरा, हाउ दिस फोर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर, ये फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक कैसे जाती है। ये दोनों बेसिक क्वेश्चन है जो किसी के भी जहन में आ सकते हैं। तो जब कूलम ने ये ला दिया तो तब भी लोगों के जहन में ये सवाल आए कि इस फोर्स का ओरिजिन क्या हो सकता है और ये फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक कैसे जाती है, कैसे ट्रांसमिट होती है। तो खैर, कूलम ने तो इसका आंसर नहीं दिया। कूलम ने तो इसके आंसर के जवाब में ये कह दिया कि भाई मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन बाद में हमारे पास और भी साइंटिस्ट थे जिसके ऊपर काम कर रहे थे, तो हमारे पास एक और साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने कहा कि नहीं जी, चलो जी, कूलम नहीं बता रहा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। अब कूलम ने क्या, माइकल फैराडे ने क्या बताया, उसने कहा कि ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इट इज अ बेसिक फोर्स ऑफ नेचर। क्या है? बेसिक फोर्स ऑफ नेचर में से है। मतलब जैसे है ऐसी एग्जिस्ट करती है, हम इसके बारे में सवाल नहीं करते कि क्या है, ओरिजिन है क्या नहीं है, बस ये फोर्स एग्जिस्ट करती है, नेचर की प्रॉपर्टी है। हर चार्ज की प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये एक बेसिक फोर्स ऑफ नेचर, जैसे ग्रेविटी हमारे पास बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर में से आ जाती है। दूसरा सवाल जो था कि हाउ दिस फोर्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर, इसके बारे में जब माइकल फैराडे से पूछा गया तो माइकल फैराडे ने कहा बेसिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये जो फोर्स है वो एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। ठीक है। अब माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें क्या क्या बताया, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, उसको किस में मेजर करते हैं, वो वेक्टर है या स्केलर है, उसको अब हमने आज देखना है। ठीक होगी बात? तो चले जी आगे हम मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं तो इसकी बेसिक डेफिनेशन ही आ जाती है कि स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज विद इन विच इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्जेस, कि हमारे पास किसी भी चार्ज के गिर्द एक ऐसा रीजन, एक ऐसी स्पेस, एक ऐसा इलाका, एक ऐसा एरिया
जिसमें अगर हम दूसरे चार्जेस को रख दें तो पहला चार्ज दूसरों पे फोर्स लगाएगा या दूसरे चार्ज पहले चार्ज की फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो किसी भी चार्ज के गिर्द एक ऐसा इलाका, एक ऐसा रीजन जिसमें वो चार्ज दूसरे चार्जेस पर फोर्स लगाता है, ठीक है, उसे आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसे ये फोर्स फील्ड है क्योंकि फोर्स लग रही होती है उस रीजन के अंदर, तो दिस इज बेसिकली अ फोर्स फील्ड। अब दूसरी चीज, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल चार्जेस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है चार्जेस की कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, हम ये नहीं जानते क्यों करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्जेस की। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, चले हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके एक डायग्राम के जरिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमने लेट कर लिया, हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक होगी बात। अब ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसके गिर्द क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब वो कहां तक होगी वो हमें नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके गिर्द लाजमी होगी। ठीक होगी बात। हम अज्यूम कर लेते हैं, हम एक सर्कल बना देते हैं, हम कहते हैं कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज के गिर्द। ये जो रीजन मैंने मार्क कर दिया, ये पूरा रीजन इसके गिर्द क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की। और इस रीजन की जो बाउंड्री है इसे आप फील्ड बाउंड्री कहते हैं कि यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे बाहर नहीं है। अब अगर हम इस फील्ड के अंदर दूसरे चार्जेस रखेंगे, कोई से भी दो और चार्जेस इस फील्ड के अंदर ले आएंगे, तो जो पहला चार्ज था प्लस क्यू, ये चार्ज उन चार्जेस के ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। अगर हम उन चार्जेस को इस फील्ड से बाहर रखेंगे तो कोई फोर्स नहीं होगी। फोर्स सिर्फ फील्ड के अंदर होती है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे फोर्स होगी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पे फोर्स नहीं होगी। ठीक होगी बात। तो हमने क्या कहा? डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज within which its electrostatic force is experienced by other charges। किसी भी चार्ज के गिर्द एक ऐसा रीजन, एक ऐसा इलाका, एक ऐसी स्पेस जिसमें इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फोर्स दूसरे चार्जेस एक्सपीरियंस करें, उसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और ये तमाम चार्जेस की, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तमाम चार्जेस की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। हर चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसे आप नाम देते हैं सोर्स चार्ज, क्योंकि ये सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो इसे आप नाम देंगे सोर्स चार्ज। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? सोर्स चार्ज को आप डिफाइन करते हैं कि वो चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज अ चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसे आप सोर्स चार्ज कहेंगे। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज रख दे, मतलब ये क्यू नॉट मैंने रख दिया, ठीक है ना, ये एक और चार्ज रख दिया। अब इस क्यू नॉट को क्या नाम देंगे? सबसे पहली बात जो मैं आपको बताता चलूं, यहां पे इसको अगर मैं यहां पे अगर रिमूव भी कर दूं, फॉर एग्जांपल अभी दोबारा मैं सोर्स भी रखूं, अब हमने तो यहां बाउंड्री लाइन लगा ली कि ये एक के पास एक रीजन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन हमें ये बाउंड्री लाइन नजर तो नहीं आती। किसी भी चार्ज के गिर्द हमारा बाउंड्री लाइन नहीं पता होती कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमने टेस्ट करना है, अगर हमने उसकी प्रेजेंस को देखना है, तो उसके लिए हमें एक चार्ज की जरूरत होती है। ठीक है ना, किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? एक और चार्ज की जरूरत होगी। अब ये जो प्लस क्यू है, इसने तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई है, इसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन कहां तक है वो अगर हमने देखना है तो उसके लिए हमें एक चार्ज की जरूरत है, और उस चार्ज को आप नाम देंगे क्यू नॉट, और इसे कहेंगे टेस्ट चार्ज। इसे क्या नाम देंगे?
test charge and there is a charge used to test presence of electric field and is unit positive. ठीक है ये बात। जैसे आप देखिए ना बायोलॉजी के अगर एक्सपेरिमेंट देखें, बायो में जब एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो उसमें जब किसी भी वैक्सीन बनती है या भी कोई भी चीज होती है, जैसे आजकल जो हालात चल रहे हैं वायरसेस वगैरह, वायरस हमारी आया हुआ एक लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या होता है कि हमारे पास जब किसी कोई भी वैक्सीन वगैरह क्रिएट होती है तो उसको सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है ना वो किया जाता है रैट्स पर, माउस, चूहा जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर इसको टेस्ट किया जाता है। तो वो एक छोटा सा चूहा होता है, एक मुजर आपके पास यूं समझ लें कि बेमजर सा जानवर है जो नुकसान नहीं पहुंचाता हमें ना, उसके ऊपर हम टेस्ट कर देते हैं, उस बेचारे को कुर्बान करते हैं। तो इसी तरीके से ये टेस्ट चार्ज भी एक छोटा सा चार्ज है जिसका अपना कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, इसका अपना कोई रोल नहीं है, इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी कम है कि हम उसे निग्लेक्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए यूज होगा ताकि हम इसके जरिए प्लस क्यू, जो बड़ा चार्ज हमारे पास है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की हुई है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट कर सके। तो हम टेस्ट करने के लिए कैसे करेंगे, हम इस क्यू नॉट को यहां पे रखेंगे इस प्लस क्यू के करीब। अगर इसके ऊपर फोर्स लगती है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर फोर्स नहीं लगती तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं है। तो सिंपल सा टेस्ट है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं आना कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना है, उसके लिए हमें चाहिए टेस्ट चार्ज, एक चूहा चार्ज, ठीक है ना, एक टेस्ट चार्ज चाहिए जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, निग्लेक्ट कर दिया हमने, इतनी वीक थी वो। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हम उसे जो हमारा ओरिजिनल चार्ज था सोर्स चार्ज, हम उसे सोर्स चार्ज के करीब रखेंगे। अगर सोर्स चार्ज ने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर सोर्स चार्ज ने फोर्स नहीं लगाई तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो सिंपल सा टेस्ट हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक नेचुरल प्रॉपर्टी है तमाम चार्जेस की, हर चार्ज अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन, एक ऐसा स्पेस होती है जहां तक उस चार्ज की फोर्स दूसरे चार्जेस एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, जमीन की ग्रेविटी है, उसकी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर हम उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आएंगे जमीन हमारे पर फोर्स लगेगी। हम ग्रेविटी के अंदर है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, जमीन हमारे पर फोर्स लगा रही है। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चल जाएंगे तो फोर्स जीरो हो जाएगी। तो सिंपल इसी तरीके से यहां चार्ज का भी होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत डेफिनेशन वगैरह आपको समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है ना, सिंपल सी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जितनी फोर्स लगेगी वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब आपने एक टेस्ट चार्ज, जो चूहा चार्ज था, छोटा सा चार्ज था, उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। अगर फोर्स कम लग रही है तो स्ट्रेंथ कम है फील्ड की, अगर फोर्स ज्यादा लग रही है तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हमारे पास फार्मूला फिर क्या बनेगा, फार्मूला हमारे पास बन जाएगा E इज इक्वल्स टू F ओवर क्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो सिंपल, या फिर आप इस तरह से फोर्स भी निकाल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू E क्यू। मतलब बात वही होगी जो मैंने भी की कि फोर्स जितनी ज्यादा लगेगी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे उतनी ही स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, और फोर्स जितनी कम लगेगी उतनी ही वीक फील्ड होगी, ठीक होगी बात। तो इसको दूसरी चीज, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो आप फार्मूला देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब मुझे ये बताएं फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, एन सी इनवर्स। दूसरी चीज, चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन अलोंग फोर्स होती है। तो यहां तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टेटमेंट डेफिनेशन भी देखी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहां पर होगी, जहां पर फोर्स मैक्सिमम होगी चार्ज पर, और वीक कहां पर होगी, जहां पर फोर्स मिनिमम होगी चार्ज पर। तो इस तरीके से आप स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
डिफाइन कर सकते हैं। बाकी अगर हम इसका एक एग्जैक्ट फार्मूला देखना चाहें, इसको अगर हम ये देखना चाहें कि सोर्स चार्ज पे कैसे डिपेंड करती है या नहीं करती, उसके लिए देखना चाहें तो उसकी भी कैलकुलेशन है हमारे पास। चलें उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे साथ ही साथ। तो अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसके लिए हमने लेट कर लिया हमारा एक चार्ज था। क्या चार्ज है? प्लस क्यू। ठीक है, प्लस चार्ज है, कोई साइन लगा तो प्लस है, नहीं तो माइनस भी ले सकते हैं। अच्छा, यहां पे एक और चीज मैं मेंशन करता चलूं, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन वर्क को सिंपल रखने के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं। ज्यादातर फार्मूले में पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ज्यादा इजी हो जाता है। लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ना। सोर्स, बाकी सोर्स तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं। तो ये हमारे पास एक चार्ज है, सोर्स चार्ज, और इसके गिर्द हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर ली कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक होगी बात। अब हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है कि वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है। ठीक होगी बात। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, वही चूहा चार्ज छोटा सा। तो हमने ये एक टेस्ट चार्ज लिया है क्यू नॉट। अब इस टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज कितना है? स्मॉल आर। कितना डिस्टेंस है? स्मॉल आर। अब कूलम के मुताबिक, ठीक है ना, चूंकि हमारे पास ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। तो यहां पे हमारे पास एक फोर्स लगेगी F। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों रिपेल करेंगे, तो ये सोर्स टेस्ट चार्ज किस तरफ मूव करेगा? अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज, क्योंकि रिपल्शन हो रही है ना यहाँ पे हमारे पास, रिपेल कर रहे हैं। अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव होता या सोर्स चार्ज नेगेटिव होता, सोर्स नेगेटिव होता, ये जो क्यू नॉट है ये इसकी तरफ आता। सिंपल सी बात है। तो हमने क्या कंसीडर किया, दोबारा देखें इसको, दोबारा से हम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास था एक सोर्स चार्ज क्यू, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड अपने गिर्द जनरेट कर ली। हर चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि उसके गिर्द एक ऐसा रीजन होगा जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें चाहिए एक टेस्ट चार्ज, चूहा चार्ज। ठीक है ना। अब उस टेस्ट चार्ज के लिए हमने ये क्यू नॉट इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। इस टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज कितना है? स्मॉल आर। तो सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो फोर्स अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज होगी, रिपेल करेगा इसे। तो हमने फाइंड करनी है इस फोर्स की वैल्यू होगी F। और कूलम लॉ के मुताबिक आप मुझे बताएं कि ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी। कूलम लॉ के मुताबिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब चार्जेस का मैग्नीट्यूड एक का है Q, दूसरे का है स्मॉल क्यू नॉट, और डिस्टेंस कितना है R। तो फोर्स कितनी बनेगी आपके पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q स्मॉल क्यू नॉट ओवर R स्क्वायर। कूलम लॉ के मुताबिक वही आ जाएगा। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला होगा F/Q नॉट। फोर्स कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल क्यू नॉट ओवर R स्क्वायर इनटू R यूनिट वेक्टर। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के लिए R यूनिट वेक्टर हम लगाएंगे। तो कूलम के मुताबिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आप देखें नीचे भी क्यू नॉट है, ऊपर भी क्यू नॉट है, क्यू नॉट से क्या हो जाएगा? कैंसल। तो फार्मूला क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q ओवर स्मॉल r स्क्वायर इनटू स्मॉल r। ये आपके पास फार्मूला बनेगा। अब कैपिटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ना, इसे k भी कहते हैं आप, कांस्टेंट वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, ये आपने देखा। कैपिटल Q क्या है? कैपिटल Q है सोर्स चार्ज, और R क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सोर्स चार्ज। जिस पॉइंट पे हमने टेस्ट चूहा चार्ज रखा हुआ था, टेस्ट चार्ज रखा हुआ था वो। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजों पे अब डिपेंड कर रही है, एक सोर्स चार्ज पे, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज कैपिटल Q पर, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सोर्स चार्ज। जिस पॉइंट पे आपने टेस्ट चार्ज रखा था उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज से। और सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स चार्ज है। मतलब सोर्स चार्ज अगर स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, अगर सोर्स चार्ज वीक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वीक होगी। सिंपल सी बात। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर
तो मतलब आप जैसे जैसे सोर्स चार्ज से दूर जाते जाएंगे फील्ड वीक होती जाएगी, ठीक है ना। जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज से दूर जाते जाएंगे फील्ड क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, जैसे हम इस बाउंड्री की बात करें, बाउंड्री के बाद जब आप बाउंड्री से बाहर निकलेंगे फील्ड जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे फील्ड क्या होती जाएगी, वीक, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, फील्ड वीक होगी। लेकिन चूंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत करीब जाके जीरो नहीं होगी, या थोड़ा सा डिस्टेंस चलेगा चार्ज से दूर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर जाके इंफिनिटी पे जाके तकरीबन जीरो होगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके जीरो होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल करीब जीरो नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके जीरो होगी। आर की जगह आप इन्फिनिटी लिखेंगे तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो, अदरवाइज ये जीरो नहीं होगी। आर जितना भी स्मॉल होता जाए, स्मॉल होता जाए, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। आर जितना बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे फील्ड वीक से वीक होती जाएगी लेकिन जीरो नहीं होगी। जीरो कहां पे होगी, इन्फिनिटी पे जाके, क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। आपके जो टॉपिक है 12.2 टॉपिक आपका बनता है ये बुक में से, तो उसमें से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी देखी, हमने फिर उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात की, फिर हमने उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट भी किया, फिर हमने उसकी स्ट्रेंथ किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है वो भी देखी। तो ये सारी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमने देखी। उसमें सोर्स चार्ज को भी हमने डिस्कस किया, टेस्ट चार्ज को भी डिस्कस कर लिया। तो यहां तक आप इसको देखें। दोबारा मैं आपको बताता चलूं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो भी प्रीवियस लेक्चर भी देख लें, और फिर ये लेक्चर भी कंप्लीट देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।